हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग और बड़ा एकदम जोर शोर से चल रही होगी। एंड टू मेक श्योर उसे और स्ट्रॉन्ग कर सके, वी आर हियर विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर रैपिड रिवीजन सीरीज। एंड उसमें अपन को कर रहे हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म करने वाला टॉपिक है। मैक्सिमम कवरेज, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज व्हाट इज आवर गोल इन द रैपिड रिवीजन। और वी आर वेरी मच ऑन द वर्ज ऑफ इट्स कंप्लीशन। सारे नोट्स, सारा मटेरियल एक गूगल ड्राइव में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज ऑन व्हाट्सएप, जिसे तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, वेर यू कैन डू क्वेश्चन ऑफ द डे, टेस्ट ऑफ द वीक, दिस दैट एक्सेट्रा। लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट आर देयर। सो आई विल सी यू ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन यूट्यूब वेरी सून। प्लीज मुझे बता देना, कमेंट्स में फीडबैक देना, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू नॉट लाइक, समझ आया नहीं आया, व्हाट डू यू वांट मोर, व्हाट डू यू वांट लेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। I will read all the comments and get back to you. Till then, bye bye. हाँ जी सर, आओ जी आओ, वेलकम जी, वेलकम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। अब इस चैप्टर को अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो कहीं पे यहाँ पे दिखेगा तुम्हें जॉइंट प्रोडक्ट्स, और अगर उसका वेटेज देखोगे तो बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, विद एन टोटल ऑफ 50 एंड एवरेज ऑफ 5। बट ऑफ लेट क्या होते जा रहा है, ऑफ लेट है ना, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, अब इस टॉपिक के क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली अपन लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, थोड़ा सा वो देख लो। मान लो कि तुम एक पिज्जा बनाना चाह रहे हो 12 इंचेस का। ठीक है, अब पिज्जा बनाने में अपने को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे? तो सबसे पहले तो अपने को बेस लगेगा। बेस के मैं ना हाइपोथेटिकली 20 रुपए लिख रहा हूं। ठीक है, फिर सॉस लगेगा, सॉस के 50 रुपए लिख दे रहा हूं। फिर चीज लगेगा, चीज के 100 रुपए। ये सब फालतू नंबर है, एक्चुअल में इतने लगते नहीं। टॉपिंग्स लिख देता हूं, टॉपिंग्स के 40 रुपए। और सीजनिंग लिख देता हूं 10 रुपए। चलो, तो अपने को कितना सामान लग गया? 20 प्लस 50 प्लस 140 प्लस 10, 220 रुपए। तो अपने पिज्जा में मटेरियल का कॉस्ट कितना हुआ? 220। सिंपल, 220 रुपए है ना अपने को मटेरियल का कॉस्ट है। अब ये तो सिंपल सिचुएशन, वनीला केस। मान ले अपन है ना एक पिज्जा बनाते हैं, अपना हो गया हृदय परिवर्तन, एक पिज्जा बनाते हैं 6 इंच का, और एक स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बनाते हैं 6 इंच का। अब ये जो स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड है, ये टेक्निकली तो है ना स्कैम ही है। मतलब एक पिज्जा खुला होता है, उसको बंद कर दो तो वो स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड हो गया। ठीक है, यही बोला जाता है और वही है एक्चुअली। अब उनमें है ना सब में सेम ही इंग्रेडिएंट्स लगने वाले, इतने ही इंग्रेडिएंट्स लगने वाले। अब मुझे एक बात बता, पिज्जा का कॉस्ट कितना और गार्लिक ब्रेड का कॉस्ट कितना? ये 220 में से कितना कॉस्ट पिज्जा में गया और कितना कॉस्ट गार्लिक ब्रेड में गया? क्या अपन मान ले इक्वल है? नहीं, क्योंकि पिज्जा में बेस ज्यादा लगेगा, सॉरी गार्लिक ब्रेड में बेस ज्यादा लगेगा पिज्जा से, हो सकता है। अच्छा, क्या सॉस सब में सेम लगेगा? नहीं, सॉस गार्लिक ब्रेड में कम होता है, चीज दोनों में अलग अलग प्रोपोर्शंस में होता है, एंड बाकी सारी चीजें भी अलग अलग प्रोपोर्शंस में। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? जब तक तुम्हारे पास मल्टीपल इनपुट थे और एक ही आउटपुट था, तो इन सारे का कॉस्ट एक ही आउटपुट में चला गया। बट इफ यू हैव मल्टीपल इनपुट्स एंड यू हैव मोर देन वन आउटपुट, लेट से आउटपुट नंबर 1 2 एंड 3, ये मल्टीपल इनपुट्स का कॉस्ट 220 है। ईज ऑफ नंबर अपने एग्जाम्पल को कवर करते हैं, और अपने को इसमें से पिज्जा भी मिला और गार्लिक ब्रेड भी मिला। अब कितना 220 रुपए का पोर्शन बिलोंग्स टू पिज्जा एंड कितना 220 रुपए का पोर्शन बिलोंग्स टू गार्लिक ब्रेड? मुश्किल है ना बॉस? दिस इज वेयर द चैप्टर कम्स इन। द चैप्टर टेल्स यू व्हेन यू हैव मोर देन वन आउटपुट, कितना इनपुट का कॉस्ट विल बिलोंग टू वन आउटपुट,
ये अपन लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें। अरे पर सर ये कर क्यों रहे, ऐसा क्या बड़ा हो जाएगा? देख, दो पर्पजेस सॉल्व हो सकते हैं, वन ऑफ द टू। हो सकता है तुम अपनी प्राइसिंग ना कॉस्ट के बेसिस पे करते हो, तो जब तक तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट नहीं है तब तक प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढेंगे? अच्छा, ये हो सकता है तुम मार्केट में जो भी सेलिंग प्राइस चल रहा है ना उसी को अडेप्ट कर रहे हो, ठीक है, वही सेलिंग प्राइस तुम्हारा भी सेलिंग प्राइस। तो चलो पता, ठीक है, तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस है, बट जब तक तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट नहीं है तब तक प्रॉफिट कैसे आएगा? अरे एंड ऑफ द डे ये तो पता करना पड़ेगा ना कि प्रोडक्ट बेच के अपने को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, फायदा हो रहा है कि नहीं, इतना तो मालूम होना चाहिए। अब दिस इज व्हाट द चैप्टर इज सॉल्विंग, कि अगर तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको टेक्निकली जॉइंट प्रोडक्ट बोला जाता है, इन दैट सिचुएशन कौन से रॉ मटेरियल का या कितना मटेरियल का कॉस्ट बिलोंग्स टू विच प्रोडक्ट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। मतलब बेसिकली है ना, अपने को जॉइंट प्रोडक्ट्स को कितना कितना कॉस्ट लगाना है वो अपन लोग ढूंढ रहे। अब ये प्रॉब्लम है ना सिर्फ इसमें नहीं है, स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है अर्थ माइनिंग में। अब मान लो तुमने है ना एक एक पहाड़ खरीद लिया, मतलब तुम है ना गवर्नमेंट से उससे लीज पे लेके आए कि तुम इसमें माइनिंग एक्टिविटी करोगे, और तुमने है ना यहाँ से पहाड़ खोदना चालू किया, 25 लाख रुपए दिए जेसीबी की खुदाई के लिए। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है जेसीबी की खुदाई के नाम से, देख लेना, पता चलेगा 2-3 करोड़ व्यूज है, पता नहीं क्यों, पर है। तुमने 25 लाख रुपए खर्चा कर दिया और जेसीबी लगवा दी। अब इसमें से है ना सैंड भी निकलेगा, लाइमस्टोन भी निकलेगा, ग्रेनाइट भी निकलेगा, मार्बल भी निकलेगा, रॉक भी निकलेगा। अभी कितना 25 लाख रुपए का पोर्शन बिलोंग्स टू एनी वन ऑफ दिस, ये कैसे पता चले? बताओ, क्या कितना 25 लाख का पोर्शन मार्बल का है या रॉक का है या ग्रेनाइट का है या लाइमस्टोन का है या और कुछ है, अपने को नहीं मालूम ना, पर किसी ना किसी तरीके से तो कॉस्ट एलोकेट करना पड़ेगा। बस वही इस चैप्टर में सीख रहे हैं, समझ में आया? अच्छा, इस चैप्टर में कुछ टर्म्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए। वो क्या क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब सर स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है? ये वाला जो पोर्शन है ना, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, जहां पे है ना प्रोडक्ट को सेपरेट आइडेंटिटी मिला, वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। और वो जो सेपरेट आइडेंटिटी गेन हुआ है ना, उस सेपरेट आइडेंटिटी पॉइंट तक सबको जो ना जो पॉइंट है उस पॉइंट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट के पहले जितने भी कॉस्ट है उसको जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं, उस पॉइंट के बाद जितने भी कॉस्ट है वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सर मतलब, अब यार देखिए, पिज्जा के लिए तुम्हें एक अलग टाइप का बॉक्स चाहिए, एक गार्लिक ब्रेड के लिए तुम्हें एक अलग टाइप का बॉक्स चाहिए। नाउ इज द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स मिक्स या जॉइंट? नहीं, पिज्जा के लिए अलग बॉक्स, गार्लिक ब्रेड का अलग बॉक्स। मान ले पिज्जा का बॉक्स 10 रुपए का है, गार्लिक ब्रेड का बॉक्स 15 रुपए का है, तो इसको तो स्प्लिट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिज्जा में अपने को पता है 10 रुपए का डब्बा लगेगा और गार्लिक ब्रेड में 15। सो ऑल द कॉस्ट अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ के पहले वाला जो कॉस्ट है ना वो है जॉइंट कॉस्ट, और अपने को उसे एलोकेट करना है। इसके बाद जो कॉस्ट है वो सब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, और वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक ही है, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक ही है। इज दैट क्लियर? अब दूसरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट अभी अभी डिस्कस किया, और बाय प्रोडक्ट्स। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो है ना वो पता है बचपन में है ना तुमने अपने बड़े छोटे भाई बहनों को परेशान किया होगा ये बोल के कि तू तो है ना फेवरेट चाइल्ड है ही नहीं, मैं फेवरेट चाइल्ड हूँ, तेरे को तो मंदिर से लेके आए थे, दिस दैट, तू अनवांटेड है, वगैरह वगैरह, मजाक मस्ती में सब लोग ही बोलते थे ये। अब ये जो मजाक मस्ती है ना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज अ बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स दैट आर इंसिडेंटल टू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, बट वो है ना इंटेंडेड नहीं थे। तुमने है ना फॉर एग्जाम्पल कोयला, कोल कोल जलाया, तुम्हें दो प्रोडक्ट्स मिले,
तुम्हें मिलेगा हीट और तुम्हें मिलेगा ऐश। अब मुझे एक बात बताओ, तुम कोयला इसलिए जलाओगे क्या कि राख मिल जाए? नहीं ना। तुम कोयला तो इसलिए जलाओगे क्योंकि गर्मी मिले, तो तुम कोयला इसलिए तो नहीं जलाने वाले कि राख मिल जाए। बात समझ रहे? तो इज ऐश a product which was intended to be manufactured? No. But can ash be avoided? No. ऐश तो आएगा ही आएगा। अगर तुमने कोयला जलाया तो राख तो बनेगा ही बनेगा, उसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। तुम्हारा कंट्रोल किधर है? हीट में। तुम्हें हीट चाहिए, ऐश बन गया, अभी क्या करें? तो सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट्स। अब इस चैप्टर में है ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करते जाना है सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स में। और ये करने के लिए अपने पास कुछ मेथड्स है, उनको बोला जाता है मेथड्स ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जो अपन के फॉर्मूला बुक में है। देख यहां पे ना वही बात है वापस, ऑल कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर जॉइंट कॉस्ट, कॉस्ट आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, इस चैप्टर में से दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला है जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, दूसरा है डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, अब जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन के है ना अपने पास 4 मेथड है, और मैं चाहता हूं कि तुम है ना ये मेथड्स को या तो लिख लो पॉज करके, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बुक तो है ही है, तुम वहां से जाके रेफर कर लो। अपन लोग ये मेथड्स में क्या क्या होता है ना, वो अपन लोग धीरे धीरे करके सीख लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 मेथड ये हो गए, और ये है तुम्हारा चौथा मेथड। ठीक है, ये है तुम्हारे 4 मेथड्स ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। पहला पार्ट तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग में अपन लोग क्या देखते हैं, क्या इस प्रोडक्ट को आज ही अभी बेच दे या इसे फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे। अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच दें तो क्या अपने को ज्यादा फायदा होगा या नहीं, अपन लोग डिसाइड करते हैं डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग में। ये भी आएगा अपन लोग के पास है ना, सुपर क्वेश्चन है इसमें, जहां पे ना ये एक ही क्वेश्चन में ना काफी कुछ समा जाएगा। ठीक है, सो विल डू दैट क्वेश्चन, पर तब तक के लिए नोट्स जो है ना वो तुम लोग है ना या तो पॉज करके लिख लो, या डाउनलोड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, बट इसका रिकॉर्ड रखो अपने पास। ठीक है ना? That's it in this one. I will start the next video in which we'll be doing questions. Come on. हाँ जी सर, चालू करें क्वेश्चन नंबर 3। आइडियली ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखना है और उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस देखने। ठीक है ना? देख क्या बोला हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेजेस सॉल्ट and processes it into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC. In the month of July, inorganic chemicals purchased salt for 40,000. Conversion cost of 60,000 were incurred, mark कर लो, were incurred up to the split off point. मतलब 40,000 और 60,000, These were purchased up to the split off point. इसका मतलब है ये प्रोडक्ट्स अपन ने स्प्लिट ऑफ तक खर्चा किया है, मतलब ये अपना जॉइंट कॉस्ट हो गया 1 लाख। सो द जॉइंट कॉस्ट ओवर हियर इज 1 लाख। और बोला है एट विच टाइम 2 सेलेबल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू पीवीसी। मतलब तुम्हें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो 2 ही प्रोडक्ट्स मिले, विच इज कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। ठीक है, और सॉरी हाँ, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। क्लोरीन गॉट फर्दर प्रोसेस इनटू पीवीसी, ध्यान देना। और फिर जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल्स इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। तो अपन ने कॉस्टिक सोडा 1200 टन बनाया, 1200 टन बेच दिया एट 50 पर टन। क्लोरीन 800 टन बनाया बट बेचा कुछ नहीं। ऐसा क्यों सर? अरे भाई, क्योंकि जो क्लोरीन अपन ने बनाया है, जो क्लोरीन बनाया है उसको तो अपन ने पीवीसी में कन्वर्ट कर दिया, तो क्लोरीन बेचने के लिए रहा ही नहीं। समझा? पीवीसी 500 टन बनाया, 500 टन पूरा का पूरा बेच दिया 200 पर टन। और बोला है ऑल द 800 टन ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस at an incremental cost of 20,000. This is your further processing cost. Further processing cost to yield 500 tons of PVC.
There were no beginning or ending inventories of caustic soda, chlorine or PVC in July. There is an active market for chlorine. ठीक है, एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन मतलब तुम चाहो तो क्लोरीन भी बेच सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसको पीवीसी में कन्वर्ट करना ही है। ठीक है, बोला है इनऑर्गेनिक केमिकल्स कुड हैव सोल्ड ऑल ऑफ इट्स जुलाई प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट 75 रुपीज अ टन। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम चाहो तो तुम क्लोरीन एज इट इज भी बेच सकते हो। अगर तुम एज इट इज क्लोरीन बेचोगे तो तुम्हें 75 रुपीज पर टन मिलेगा। नाउ why do I like this question particularly? Because this is an icebreaker question into the topic. ठीक है, इसमें ना इतना सारा डेटा है ना, इतना सारा रिक्वायर्ड है कि अपना क्वेश्चन चैप्टर का 60-70% इसी क्वेश्चन में हो जाएगा। अब देख बोला गया है टू कैलकुलेट हाउ जॉइंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख, ये तो अपन ने भी ढूंढा था ना, हाउ द जॉइंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख वुड बी अपोर्शन बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन अंडर ईच ऑफ द मेथड्स। तो कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन में कैसे कैसे डिवाइड करना है वो पूछा है, और मेथड्स कौन से दिए हैं, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, फिजिकल मेजर एंड एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, पहले इतना ही कर लेते। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक माय सजेशन ऑलवेज रिमेन्स कि पहले है ना एक मैप बनाओ कि एग्जैक्टली क्या क्या कितना कितना कब कब कैसे कैसे हुआ है, तब जाके है ना इसमें से थोड़ी सी कहानी है ना बेटर बन पाती है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपन लोग क्या लेके आए, सॉल्ट, और अपन लोग ने ना उसको प्रोसेस करके क्या बनाया, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। ठीक है, और क्लोरीन कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू पीवीसी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट। सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट कितना लगा अपने को, जॉइंट कॉस्ट लगा अपने को 1 लाख रुपए का। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अपने को कितना लगा है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000 का लगा है। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट इतना, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतना। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक क्वांटिटीज। कॉस्टिक सोडा अपने को कितना टन मिला है, कॉस्टिक सोडा मिला है 1200 टन, क्लोरीन कितना मिला 800 टन, एंड पीवीसी मिला 500 टन। प्लीज हमेशा ध्यान रखना जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का डिफरेंस। जॉइंट कॉस्ट जो वो वाला कॉस्ट है जिससे फर्दर प्रोडक्ट्स मिले अपने को या जॉइंट प्रोडक्ट्स मिले। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कॉमन नहीं है, जॉइंट कॉस्ट कॉमन है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगता है। इज दैट क्लियर? अब इतना तो अपना हो गया, और इसके बाद अपन लोग सेलिंग प्राइसेस की बात करते हैं। ये जो कॉस्टिक सोडा ये कितने में बेच सकते हैं, दिस कैन बी सोल्ड एट 50 रुपीज पर टन। क्लोरीन कितने में बेचेंगे, क्लोरीन है ना अपन ने बेचा नहीं है, बट देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन। यू कुड हैव सोल्ड ऑल ऑफ द प्रोडक्शन एट हाउ मच, 75 पर टन। और पीवीसी अपन ने कितने में बेचा, 200 रुपए पर टन। तो ये अपना पूरा मैप रेडी हो गया। अपने को क्या प्रोडक्ट्स मिले, कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हुआ, कितना क्वांटिटीज मिला, क्या रेट पे बिकना था, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना, जॉइंट कॉस्ट कितना, सब कुछ हो गया। अब इन्होंने पहला मेथड देख क्या मांगा है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। 1 मिनट, पेंसिल है ना डिस्चार्ज हो गई है, 1 सेकेंड रुक चार्ज करके आ रहा हूं। हाँ जी सर, सॉरी बैक। और एक बार के लिए फटाफट से है ना सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट रिकॉर्ड कर लिया, अपन को कितना आउटपुट आया, वो आउटपुट कितने में बेच सकते थे, कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस किया, वगैरह 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 सब कुछ। अब पहला मेथड मांगा इन्होंने, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। अब सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ कैसे आता है, जो भी तुम्हारे पास स्प्लिट ऑफ पे प्रोडक्ट्स आए हैं उनकी सेल्स वैल्यू के बेसिस पे तुम्हें अपना कॉस्ट डिवाइड करना है। तो कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन, इसकी सेल्स वैल्यू क्या होगी एट स्प्लिट ऑफ। तो सेल्स वैल्यू क्या है, 1200 टन है अपने पास क्वांटिटी, और 50 रुपए में बेच सकते हैं, तो मतलब 60,000 ये हो गए। क्लोरीन 800 टन मिला है एंड एट 75 बेच सकते हैं, तो ये भी 60,000। तो अब ये जो सेल्स वैल्यू मिला है ना,
इस रेशियो में अपने को कॉस्ट डिवाइड करना है। सो बेसिकली जेसी का एलोकेशन कैसे होगा, जेसी का एलोकेशन मतलब जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 60,000 इज टू 60,000 मतलब 1:1 मतलब 50,000। बेसिकली अपन को है ना सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ जो है ना वो एक रेशियो की तरह यूज करना है टू डिवाइड द कॉस्ट। वी आर यूजिंग दैट एज अ बेस टू डिवाइड द कॉस्ट, वी आर यूजिंग दैट एज अ रेशियो टू फाइंड कौन से प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, अब सेकेंड मेथड क्या होएगा, सेकेंड मेथड मांगा है फिजिकल मेजर। फिजिकल मेजर मेथड में क्या करते हैं, क्वांटिटीज के रेशियो में कॉस्ट डिवाइड कर देते हैं। सो फॉर कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन अपने को जो क्वांटिटी आया है उस रेशियो में कॉस्ट डिवाइड करना है। तो अपने पास है ना क्वांटिटी कितना आया है, क्वांटिटी है 1200 टन एंड 800 टन। सर क्लोरीन लेंगे कि नहीं लेंगे, द आंसर इज नो। कोई भी जॉइंट कॉस्ट सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स में ही डिवाइड होगा। मतलब अगर अपने पास दो ही जॉइंट प्रोडक्ट्स है तो दो ही प्रोडक्ट्स में जॉइंट कॉस्ट डिवाइड करना है। डू नॉट डिवाइड योर जॉइंट कॉस्ट इन अ फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट। कभी भी जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं जॉइंट प्रोडक्ट्स के रेशियो में कॉस्ट डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पे कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन 1200 और 800 टन है, इसी के रेशियो में जेसी एलोकेट करेंगे। जेसी विल बी ऑन द बेसिस ऑफ 1200 इज टू 800 मतलब 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 1200 इज टू 800 और 12 इज टू 8। तो ये हो जाएगा 60,000 एंड 40,000। ये हो गया तुम्हारा सेकंड मेथड, वेरी वेरी बेसिक। अपन को सिर्फ है ना वो रेशियो लेना है कॉस्ट डिवाइड करने के लिए। ठीक है, थर्ड है एनआरवी। अब एनआरवी का एक फॉर्मुलेशन है, वो फॉर्मुलेशन क्या है थोड़ा सा समझ लो। उसमें अपन लोग सेल्स एट फाइनल स्टेज लेते हैं, फाइनल स्टेज फॉर कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन, सेल्स एट फाइनल स्टेज। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस्टिक सोडा के आगे कोई स्टेज हुआ है, कॉस्टिक सोडा आगे फर्दर प्रोसेस हुआ है नहीं ना, मतलब तुम्हारे लिए कॉस्टिक सोडा ही फाइनल स्टेज है। तो उसका फाइनल स्टेज का सेल्स कितना होगा, वही 1200 टन इंटू 50, 60,000। क्या क्लोरीन आगे प्रोसेस हुआ है, क्या क्लोरीन प्रोसेस हुआ है आगे, द आंसर इज यस। क्लोरीन आगे प्रोसेस हुआ है ना, तो अपन लोग उसको आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो क्लोरीन जो आगे प्रोसेस हुआ है वो किस फॉर्म में प्रोसेस हुआ, पीवीसी। तो क्लोरीन का फाइनल स्टेज क्या है, पीवीसी है। पीवीसी विल बी द फाइनल स्टेज जिसमें अपन लोग कॉस्ट डिवाइड कर रहे हैं। तो पीवीसी 500 टन है और बेचेंगे 200 रुपए पर टन में, तो मतलब 1 लाख। वंस यू हैव सेल्स एट फाइनल स्टेज, इसमें से अपने को एनआरवी माइनस करना है, सॉरी माय बैड, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करना है। अब ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है क्या कॉस्टिक सोडा में है, अरे अगर कॉस्टिक सोडा फर्दर प्रोसेस ही नहीं हुआ तो कहां से आएगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, नहीं आएगा ना यार। तो बस नहीं, क्लोरीन में फर्दर प्रोसेस हुआ था क्या, हाँ वो पीवीसी बना, क्या उसका एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, हाँ कितना 20,000, तो वो माइनस कर दो। और अब जो नंबर मिला दैट इज योर एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्यों बोलते हैं, तुमने पीवीसी बेच दिया 1 लाख रुपए में, बट क्या तुम्हें 1 लाख हाथ में मिला, नहीं ना, तुम्हें तो सिर्फ 80,000 हाथ में मिले। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो 1 लाख आ रहा था 20,000 तो चला गया, तो तुम्हारे हाथ में नेट रियलाइज्ड वैल्यू कितना है 80,000। और अब इस रेशियो में 60,000 और 80,000 के रेशियो में अपने को जॉइंट कॉस्ट डिवाइड करना है। अब है ना इसका काम बहुत सिंपल है, ये बहुत बेसिक है। तो देख वही सेम चीज जेसी एलोकेशन करेंगे, 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 6:8। ठीक है, सो 1 लाख डिवाइड बाय 14 इंटू 6, 42,857 और 57,143।
हो गया अपना जेसी एलोकेशन। 4 मेथड है तुम्हारे पास, उसमें से 3 तो यही हो गए। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, जो भी स्प्लिट ऑफ पे तुम्हारे पास सेल्स होगा, सेलिंग प्राइस नहीं, तुम्हें यहां पे ध्यान रखना है, तुम 50 रुपीज और 75 रुपीज के रेशियो में नहीं, इट इज नॉट सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ, इट इज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो सेल्स वैल्यू कैसे आता है, प्राइस इनटू यूनिट्स करके। तो सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पे जो भी होगा उसके रेशियो में जेसी एलोकेशन। फिजिकल मेजर में स्प्लिट ऑफ पे जो क्वांटिटी होगा उसके रेशियो में एलोकेशन। एनआरवी सेल्स एट फाइनल स्टेज माइनस द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, दैट विल बिकम योर एनआरवी, और उसके रेशियो में जेसी एलोकेशन। ये समझ में आ गया। अब लास्ट पार्ट देख क्वेश्चन का क्या बोल रहा है। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स offers to purchase 800 tons of chlorine in August at 75 per ton. This sale of chlorine would mean that no PVC would be produced in August. No PVC will be produced in August. अरे यार ऑब्वियस सी बात है ना, अगर तुमने क्लोरीन को एज इट इज बेच दिया तो क्लोरीन को कन्वर्ट करने के लिए तो पैसा ही नहीं है अपने पास। पैसा क्या, सॉरी, यूनिट से नहीं है अपने पास। तो अगर यूनिट से नहीं है अपने पास तो फिर बता क्या होगा, तुमसे पीवीसी बनेगा नहीं, वो भी वही बात बोल रहे हैं। अब आगे देख क्या पूछा है, हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑर्डर वुड अफेक्ट द ऑपरेटिंग इनकम। सो देख सिंपल है, अपन दो चीजें कर लेते, इफ क्लोरीन सोल्ड एंड इफ पीवीसी सोल्ड। देख अपना डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग है ये बेसिकली, इसका अल्टीमेट एजेंडा बहुत सिंपल है। अल्टीमेट एजेंडा इज वेरी सिंपल एंड क्लियर कि भैया अपने को कुछ भी हो जाए, अपने को ये ध्यान में रखना है कि अपने को प्रॉफिट कहां ज्यादा आ रहा है, जहां प्रॉफिट ज्यादा आएगा वो कर लेंगे ना अपन, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो अपने को बेसिकली प्रॉफिट ढूंढना है। प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट करके, पर अपने पास कॉस्ट यहाँ पे दो ही है सर। तो देख अपन लोग के पास सेल्स है, कॉस्ट कौन कौन से, एक तो ज्वाइंट कॉस्ट और एक फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट, और अपने को आ जाएगा प्रॉफिट। अगर तुमने क्लोरीन एज इट इज बेचा तो कितना बेच पाएंगे, क्लोरीन एज इट इज बेचा तो 800 टन बेचेंगे एट 75, तो मतलब कितना पैसा मिलेगा, 800 इंटू 75 60,000। और अगर पीवीसी बेचा तो पीवीसी तुम बेचोगे 500 टन एट 200 रुपए, तो 500 इंटू 200 1,00,000 रुपए मिलेगा पीवीसी बेच के। अब जॉइंट कॉस्ट कितना, जॉइंट कॉस्ट है ना अपने पास 3 अलग अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है। मेरा कहना है कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो, ठीक है। तो मैं ना ये 60,000 ले रहा हूं, कोई भी एक ले लो। तो यहां पे जॉइंट कॉस्ट कितना 60,000, तो इधर भी तो जॉइंट कॉस्ट 60,000 ही होगा ना। अरे भाई देख एक बात समझ, तुमने क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस कर दिया पीवीसी में, क्लोरीन से बना पीवीसी, तो जो भी कॉस्ट क्लोरीन का है वही कॉस्ट पीवीसी के लिए भी तो होगा ना। इट्स लाइक दिस, तुमने सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइस लिए जिसकी कॉस्ट 10 रुपए, और उसके बाद उसको फर्दर प्रोसेस किया और उसमें टॉपिंग्स डाले 20 रुपए के, तो तुम्हारा सैंडविच का कॉस्ट कितना हुआ, फाइनल सैंडविच 10 रुपए का ब्रेड, 20 रुपए का टॉपिंग, 30 रुपीज हुआ ना। सेम लॉजिक यहाँ पे, तो पीवीसी बनाने के लिए जो भी कॉस्ट क्लोरीन का है वो भी पीवीसी में आएगा ही, तो वो आ गया। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि क्लोरीन तो तुम एज इट इज बेचोगे। अगर पीवीसी बनाया तो अपने को फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना लगेगा, 20,000, तो यहां पे प्रॉफिट कितना हो गया, नील, यहां पे प्रॉफिट हो गया 20,000। तो शुड यू फर्दर प्रोसेस, यस। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज है ना बड़ा डिफरेंट है, ध्यान दे क्वेश्चन ने क्या मांगा है, हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑर्डर वुड अफेक्ट द ऑपरेटिंग इनकम। मतलब तुमने क्लोरीन बेचने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा वो पूछ रहे। तो अगर तुमने क्लोरीन एज इट इज बेच दिया तो तुम्हारे लिए तो प्रॉफिट हो गया नील, जहां पे आना चाहिए था 20,000 वहां पे आया नील। सो इफ ऑफर एक्सेप्टेड, इफ ऑफर एक्सेप्टेड, प्रॉफिट को क्या होगा,
प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 20,000 रुपीज। समझ में आया? ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बुलाते हैं डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। ये बहुत अलग अलग टाइप से तुम्हारे पास आते ही जाएगा। तुम्हें इसको यही करना है, तुम्हें देखना है कि प्रॉफिट कहां ज्यादा है। क्लोरीन बेच के प्रॉफिट आता है ज्यादा या पीवीसी बेच के आता है ज्यादा? जहां प्रॉफिट ज्यादा आएगा वहां पे जयराम जी की वही करेंगे। क्लोरीन अगर बेचा तो 0 प्रॉफिट आ रहा है, पीवीसी अगर बेचा तो 20,000 प्रॉफिट आ रहा है। अब एक छोटी सी चीज समझ ले, मैंने दोनों जगह ज्वाइंट कॉस्ट सेम ही लिखा है, मैं निकाल देता हूं दोनों जगह से, दोनों जगह से निकाल दिया। अब प्रॉफिट कितना है? 60,000 और यहां पे 80,000। मेरा डिफरेंस तो आज भी 20,000 ही है। मैं उसको ज्वाइंट कॉस्ट को इंक्लूड करूं या नहीं करूं, मेरे को तो है ना प्रॉफिट में डिफरेंस 20,000 ही आने वाला है, क्योंकि दोनों जगह सेम अमाउंट लिख रहा है ना यार। तो तू लिख या मत लिख, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझा? इस कॉन्सेप्ट को और बेटर करेंगे अपन लोग आगे के क्वेश्चंस में, बट फिलहाल के लिए ना इतना समझ ले, तुम ज्वाइंट कॉस्ट लिखो या मत लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो, ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। आ जाओ फटाफट। हाँ जी सर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया। अब क्या बोला है देख, अ कंपनी प्लांट processes 150,000 kgs of raw material in a month to produce two products P and Q। तो ये अपने ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हो गए, ये अपना क्वांटिटी हो गया। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 12 पर केजी। ये अपना एक ज्वाइंट कॉस्ट है। और द प्रोसेसिंग कॉस्ट पर मंथ आर, तो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, वेरिएबल ओवरहेड्स है और फिक्स ओवरहेड्स है। अब देख, इन द लास्ट क्वेश्चन फिक्स कॉस्ट अपने को दिया था बट अलग से दिया था, तो अपन ने उसका ट्रीटमेंट अलग से किया। बट इन दिस क्वेश्चन फिक्स कॉस्ट या फिक्स ओवरहेड इज पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट इज पार्ट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। तो मतलब ये ज्वाइंट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। दैट इज व्हाट इज क्लियर। ठीक है, फिर बोला द लॉस इन प्रोसेस इज 5% ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट रेशियो ऑफ पी एंड क्यू विच इमर्ज साइमल्टेनियसली इज 1:2। सेलिंग प्राइसेस ऑफ द टू प्रोडक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ओवर 12 एंड 20, तो 12 और 20 दे दिया है। A proposal is available to process P further by mixing it with other purchase materials. The entire current output of the plant can be so processed further to obtain a new product S. तो P को further process करेंगे, S बनाएंगे। The price per kg of S is 15 and हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करो, each kg of output S will require 1 kilogram of input P। ये इनपुट आउटपुट रेशियो दिया है अपने को, कितना इनपुट पे कितना आउटपुट आएगा। इन शॉर्ट इसको आयो रेशियो बोलते हैं। कितना इनपुट उसके सामने कितना आउटपुट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, फिर द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग P इंटू एस, द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग P इंटू एस इंक्लूडिंग अदर मटीरियल इज 1,85,000 पर मंथ। तो ये तुम्हारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गया। और you are required to prepare a statement showing monthly profitability based both on existing manufacturing operations and on further processing। और पूछा है would you recommend further processing। ये जो recommendation पूछा है ये बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, अब है ना इसको फटाफट ड्राइंग बनाते हैं। देख, तुम लोग रॉ मटेरियल लाए कितना, 1.5 लाख किलो, 1,50,000 kgs। अब उसमें से कितना लॉस हो गया, तो लॉस है 5%, तो 7,500 किलो लॉस हो गया। तो आउटपुट कितना आया अपने को, आउटपुट आएगा 142,500 kgs। और इसमें अपने को दो प्रोडक्ट्स मिले P एंड Q विच आर इन द रेशियो ऑफ 70:30।
मतलब 70% पी मिला, 30% क्यू मिला है। ठीक है, तो 142,500 का 70% कर लेते हैं, तो 99,750 बराबर है ना। ए सॉरी, 70-30 नहीं है, माय बैड माय बैड, दूसरे क्वेश्चन का कुछ चिपका दिया, सॉरी। 1:2 है, सो 142,500 डिवाइडेड बाई 3, तो पी आया 47,500 kgs, और क्यू कितना आएगा 47,500 इंटू 2, 95,000 kgs आया क्यू। कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो सकता है? पी फर्दर प्रोसेस हो सकता है, और इसमें अपने को क्या मिलेगा? मिलेगा अपने को प्रोडक्ट एस। और क्वांटिटी के लिए क्या बोला है? 1 kg ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 1 kg ऑफ इनपुट, मतलब इधर अपने को वापस से 47,500 kgs ही आएगा, बराबर। और ये जो 47,500 kgs आया है अपने को, ये अपने को है ना पी में से मिला है, और इसको करने के लिए अपने को कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा है, विच इज 1,85,000। क्यों का ऐसा कुछ बोला नहीं है, फर्दर प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, तो मतलब अपन मान रहे कि नहीं होगा। अब लेट्स टॉक सेलिंग प्राइसेस। पी कितने में बेच सकते हैं? पी बेच सकते हैं 12 में, क्यू बेच सकते हैं 20 में, एस कितने में बेचेंगे? एस बेचेंगे 15 में। ठीक है, एस बेचेंगे अपन लोग 15 रुपए में। और अब ज्वाइंट कॉस्ट कितना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ज्वाइंट कॉस्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझ ले। तुमने ना 1.5 लाख किलो खरीदा है रॉ मटेरियल, तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट आ जाएगा 1,50,000 एट 12 पर kg, 18 लाख इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट। और ये रॉ मटेरियल कॉस्ट के साथ, ये रॉ मटेरियल कॉस्ट के साथ ये सारे के सारे प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो ये भी सब कुछ ऐड होगा। कितना हो जा रहा है? 90,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000, 4,10,000 हो रहा है ये अपना प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो मैं इसको लिख रहा हूं प्रोसेसिंग कॉस्ट 4,10,000, तो टोटल कॉस्ट कितना? 22,10,000। तो ठीक, अपन ने क्वांटिटीज लिख लिए, सेलिंग प्राइसेस लिख लिए, जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, अपन ने सब कुछ लिख लिया है। ठीक है, अब सबसे पहला काम अपन लोग क्या करेंगे? अपन लोग के पास जेसी एलोकेशन नहीं है, तो सबसे पहले तो जेसी एलोकेशन ढूंढेंगे। तो जेसी एलोकेशन में क्या होगा? अपने पास मेथड बोला नहीं है, मेथड बताया नहीं है, अपने पास कोई इंडिकेशन नहीं है, तो अपन लोग क्या करेंगे? वी विल टेक सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ एज यूजुअल। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं सेल्स एट स्प्लिट ऑफ, शॉर्टकट एसओ मतलब स्प्लिट ऑफ। पी और क्यू 47,500 kgs बेचेंगे एट 12 पर kg, तो यहां से कितना बन जाएगा? 47,500 इंटू 12, 5,70,000। क्यू कितना बेचेंगे? क्यू बेचेंगे 95,000 इंटू 20, तो ये 19 lakhs। तो सेल्स एट स्प्लिट ऑफ मिल गया। अब इसी के रेशियो में जेसी एलोकेशन 22,10,000 है, जो 5,70,000 और 19 lakhs के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 5,70,000 प्लस 19 lakhs 24,70,000 हो रहा है, तो 22,10,000 डिवाइडेड बाय 24,70,000 इंटू 5,70,000, तो ये हो गया 5,10,000, और क्यू के लिए हो गया 17 lakhs। ठीक है, तो ये आ गया अपना जेसी का एलोकेशन, सबसे पहला पार्ट। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है? एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस और फर्दर प्रोसेसिंग में प्रॉफिट ढूंढ के दो। तो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में क्या बेचेंगे? पी और क्यू, उसमें यही लिखेंगे सेल्स एट स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ पे सेल्स अपन लोग ने ऑलरेडी ढूंढा है 5,70,000 और 19 lakhs, और स्प्लिट ऑफ पे तो एक ही कॉस्ट लेस होएगा, विच इज व्हाट? द जॉइंट कॉस्ट 5,10,000 और 17 lakhs। तो प्रॉफिट कितना? 60,000 एंड 2 lakhs।
ये हो गया द सेल्स एट करंट स्टेज। अगर तुम एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में हो तो सेल्स एट स्प्लिट ऑफ माइनस द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तुम्हें प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर तुम फर्दर प्रोसेस करते हो तो अब कौन से प्रोडक्ट्स बेचोगे? अब क्या तुम पी बेचोगे? नहीं, तुम बेचोगे एस और क्यू। तो यहां पे अब एस और क्यू ले लेते। सेल्स लेस द जॉइंट कॉस्ट एंड लेस द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, आ जाएगा प्रॉफिट। सेल्स कितना आएगा एस का? एस बेचेंगे 47,500 ₹15 में। सो 47,500 इंटू 15, 7,12,500। और क्यू कितने में बेचेंगे? क्यू तो उतने में ही बिकेगा क्योंकि वो तो फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं रहा है ना बॉस, तो जो बेच रहे हैं उसी में ही बेचेंगे। सो वही 95,000 इंटू 20, 19 lakhs मिलेगा। ज्वाइंट कॉस्ट है ना 5,10,000। अरे सर, जो पी का ज्वाइंट कॉस्ट है वही एस का रहेगा ना, पी से ही एस बन रहा है, तो जो पी का ज्वाइंट कॉस्ट वही एस का ज्वाइंट कॉस्ट। इसमें कंफ्यूजन मत करना कभी। हाँ, और यहां पे 17 lakhs और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 1,85,000। यहां पे कुछ नहीं, तो 7,12,500 माइनस 5,10,000 माइनस 1,85,000, तो इधर प्रॉफिट आ रहा है 17,500 और ये तो 2 लाख ही है। वुड यू रेकमेंड फॉर द प्रोसेसिंग? अगर पी एज इट इज बेचते हैं तो 60,000 रुपए मिलते हैं, और अगर अपन लोग उसको पी को एस में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं देन वी गेट ओनली 17,500। प्रॉफिट कम हो रहा है भाई। वुड यू रेकमेंड? नो। वुड यू रेकमेंड फॉर द प्रोसेसिंग? नो, बिकॉज प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग। खत्म। चल आजा अगला करते हैं। हाँ जी सर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है। सो यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। इट सेज अ कंपनी प्रोसेसेस अ रॉ मटेरियल इन इट्स डिपार्टमेंट 1 टू प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स। तो भैया डिपार्टमेंट 1 में 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो डिपार्टमेंट 1 का कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट होगा, और बोला ए बी एक्स है 3 प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग अ पीरियड 1,80,000 kgs of raw material were processed in department 1 at a total cost of 12,88,000। तो ये क्या हो गया? ज्वाइंट कॉस्ट। एंड द रिजल्टेंट आउटपुट ऑफ ABX was 18,000, 10,000, 54,000 kgs respectively. A and B were further processed in department 2 at a cost of 1,80,000 and 1,50,000 respectively. Further process बोला है, मतलब ये क्या हो गया? FPC। X was further processed in department 3 at a cost of 1,08,000। तो ये है ना X का FPC, ये A का, ये B का, ये X का। ठीक है, देर इज नो वेस्ट इन फर्दर प्रोसेसिंग। बता दिया है कि जितना भी इनपुट करोगे उतना आउटपुट आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे बोला है द डिटेल्स ऑफ सेल्स अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड आर एज फॉलोज। तो 17,000, 5,000 और 44,000 केजीज बेचा है, और उसका सेल्स वैल्यू दिया हुआ है। देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक्स। इफ दिस प्रोडक्ट्स वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ, the selling price of ABX would be 50, 40 and 10 respectively. Before we read anything in the required से पहले क्या करेंगे अपन लोग? यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे। तो अपने पास एक रॉ मटेरियल है जिसका टोटल कॉस्ट है या जॉइंट कॉस्ट है 12,88,000। अपने को मिले 3 प्रोडक्ट्स A, B एंड X। कितने मिले हैं? ABX एक सेकेंड ना, 18,000 kgs of A, 10,000 of B, 54,000 of X। ये सारे के सारे फर्दर प्रोसेस हुए और वापस A उतना ही मिला, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है देयर इज नो लॉस इन फर्दर प्रोसेसिंग। तो X मिला 54,000। बट सर, इन्होंने है ना क्वांटिटी सोल्ड तो सेम नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बाबू, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तेरे पास 18,000 किलो था,
तूने बेचा है 17,000 किलो, कितने में बेचा है? 12,24,000 में 17,000 किलो बेच दिया, मतलब कितने में बेचा? 1224 डिवाइडेड बाय 17,000, 72 पर केजी में। बी कितने में बेच दिया? बी बेचा है 2,50,000 में 5,000 किलो, तो 50 रुपए पर किलो। और सी 7,92,000 में 44,000 केजीज बेचा है, तो 7,92,000 में 44,000 ये बेचा 18 रुपए में। अच्छा, इन्होंने अपने को ज्वाइंट कॉस्ट तो दिया ही था, वो लिख दिया। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट देख ले कितना है। इट इज 1,80,000 फॉर ए, 1,50,000 फॉर बी, और एक्स के लिए 1,08,000। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला स्प्लिट ऑफ पे अगर बेचते तो एट 50, 40 और 10 में बेचेंगे। तो अब देख, ड्राइंग तो अपनी बन गई, सब कुछ आ गया। ज्वाइंट कॉस्ट कितना, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना, कौन से लेवल पे कितना प्रोडक्ट आया है, कितना बेचा है, कितना रह गया है, क्या रेट में बेचा है, स्प्लिट ऑफ पे क्या रेट है, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज डन। अब अपना पहला रिक्वायर्ड चेक कर ले। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट फॉर एबीएक्स। तो एबीएक्स का जीसी अपॉर्शनमेंट है, तो जीसी के लिए अगर कुछ नहीं बोला है तो अपन लोग क्या करते हैं? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ फॉर एबी एंड एक्स। तो स्प्लिट ऑफ पे कितना केजीज है? 18,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 40 और 54,000 इंटू 10। तो 9 लाख ये हो गया, 4 लाख ये हो गया, और 5,40,000 ये हो गया। और अब अपन लोग करेंगे जेसी एलोकेशन। जेसी अपना 12,88,000 बराबर। अब 9 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5,40,000, 18,40,000 हो रहा है। So 12,88,000 divided by 18,40,000 into 9 lakh, तो ये हो गया 6,30,000, फिर 2,80,000, 5,40,000 के लिए 3,78,000। यार अब जेसी एलोकेशन के लिए तो क्या ही एक्सप्लेन करूं, मतलब 9 क्वेश्चन हो गए। जेसी एलोकेशन, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ तो तुम्हें बाय हार्ट ही हो गया होगा। ठीक है, तो वो हो चुका। अब देख सेकंड पार्ट में ना थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ पूछा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing the cost per kg of each product indicating joint cost, further processing cost and total cost separately। तो जेसी, एफपीसी और टोटल कॉस्ट ये सेपरेटली दिखाना है पर केजी बेसिस पे। अब देख, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि तुमने फर्दर प्रोसेसिंग के बाद है ना अपना प्रोडक्ट बेचा है, तो मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जितना क्वांटिटी तुम्हारे पास है उसमें वो कॉस्ट डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इसका मतलब क्या है ये समझ। ए बी एन एक्स सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट पर केजी, तो 6,30,000 अपना ज्वाइंट कॉस्ट है। ए का केजीज कितना माने, क्या ये 18,000 ये वाला ए माने, या ये 18,000 ये बी, या ये 17,000 जो सी है वो किससे डिवाइड करेंगे? जो 18,000 स्प्लिट ऑफ पे है वो, क्या तुम प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे हो? नहीं। तो वो क्या कॉस्ट स्प्लिट ऑफ के बेसिस पे डिवाइड होगा? नहीं। अब बचे ये दो, 18,000 और 17,000। मुझे एक बात बता, अगर 17,000 से डिवाइड कर लिया मतलब तुमने सारा का सारा कॉस्ट 17,000 यूनिट्स में ही डाल दिया, इसका मतलब वो जो 1,000 यूनिट स्टॉक में पड़ा है वो तो फ्री का हो गया ना। देख बहुत सिंपल है, जो बनाया है उसमें कॉस्ट आएगा। तुमने 17,000 आज बेचा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इतना ही बनाया है,
बनाया तो 18,000 है ना, तो सारे के सारे 18,000 में कॉस्ट डिवाइड होना चाहिए, समझा क्या? तो 6,30,000 विल बी डिवाइडेड बाय 18,000, यहाँ पे 2,80,000 जॉइंट कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाय हाउ मेनी केजीज, जो बनाया या जो बेचा। देख, ये जॉइंट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ जो बेचा है, नहीं नालायक, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो बनाया है। बेचा है 5,000, बनाया तो 10,000 है ना, तो कॉस्ट किस में डिवाइड होगा, 10,000 या 5,000? 10,000, तो यहां पे डिवाइड बाय 10,000। और एक्स में 3,78,000 है, और अपन ने बनाया है 54,000। चलो, तो 6,30,000 डिवाइड बाय 18,000, 35, 2,80,000 के लिए 28, 3,78,000 डिवाइड बाय 54,000, 7। एफपीसी पर केजी कितना होगा? एफपीसी था 1,80,000 फॉर 18,000 केजीज, 10 रुपए। यहाँ पे 1,50,000 फॉर 10,000 यूनिट्स, तो 15 रुपए। यहाँ पे 1,08,000 फॉर 54,000, तो 2 रुपए। तो ये आ गया अपने को टोटल कॉस्ट पर केजी 45, 43 और 9। ठीक है, इतना तो हो गया। अब है ना, थर्ड पार्ट इसी से ही कनेक्टेड है। थर्ड पार्ट में देख क्या बोला है, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो अब प्रोडक्ट वाइज और टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए है ना, बड़ा सिंपल काम, अपने पास सेलिंग प्राइस पर केजी है 72, 50 एंड 18, बराबर ना? हाँ, सेलिंग प्राइस इधर से उठा रहा हूं मैं, ये रहा ये रहा ये रहा, तो बस वही 72, 50 और 18 लेस द टोटल कॉस्ट पर केजी 45, 43, 7, 9। तो अपने को प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो 72 माइनस 45, 27 रुपए, 7 रुपए और 9 रुपए। ठीक है, तो 27, 7 और 9 इनटू द केजी सोल्ड। अब ये ध्यान में रखना, प्रॉफिट उन्हीं यूनिट्स पे होगा जो तुमने बेचे हैं। जो यूनिट स्टॉक में पड़ा है उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा मेरे भाई, तो ये ध्यान में रखना। प्रॉफिट विल बी ऑन द यूनिट जो तुमने बेचा है। कितना बेचा है? 17,000, 5,000 और 44,000, तो ये आ गया टोटल प्रॉफिट 27 इंटू 17,000, 4,59,000, ये 35,000 और 44,000 एंड 396, 3,96। और अब है ना अपना टोटल प्रॉफिट प्लस 35,000 प्लस 4,59, ये हो गया अपना टोटल प्रॉफिट। अब लास्ट पार्ट देख, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोला है देख, स्टेट विथ सपोर्टिंग कैलकुलेशंस as to whether any or all of the product should be for the processed or not। तो सिंपल है यार, अपन एक काम करते हैं, अपन ढूंढ लेते हैं प्रॉफिट बिफोर फॉर द प्रोसेसिंग फॉर ए बी एन एक्स। इसमें क्या क्या आएगा? सेल्स एट स्प्लिट ऑफ एंड लेस द जॉइंट कॉस्ट। यह आ गया अपने को यहाँ पे प्रॉफिट। सेल्स एट स्प्लिट ऑफ कितना होएगा? ये अपन ने ढूंढा है सेल्स एट स्प्लिट ऑफ,
एक काम करते, इसी को कॉपी कर लेते, बस सेल दैट स्प्लिट ऑफ है और ज्वाइंट कॉस्ट है, माइनस कर दे। ओ बाय द वे ध्यान रखना भाई साहब, कुछ भी हो जाए तुम्हारा ज्वाइंट कॉस्ट सेम ही रहने वाला है, वेदर यू सेल द प्रोडक्ट एट फाइनल स्टेज और एट स्प्लिट ऑफ, कहीं पे भी बेचो तुम्हारा कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट उतना का उतना ही रहेगा। अपन ने सेल एट स्प्लिट ऑफ को एक मेथड एज अ बेस लिया है जॉइंट कॉस्ट डिवीजन के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन ने स्प्लिट ऑफ पे ही बेचा, अपन बाद में भी बेच सकते हैं। हाँ, तो प्रॉफिट 2,70,000, 1,20,000 और 5,40,000 माइनस 378, 540 माइनस 378, 1,62,000। एक तो ये हो गया। अब अपन लोग ढूंढ लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अपन लोग ए बी है और एक्स, अब इन्हें यहां पे ध्यान रखना, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में क्या काउंट करेंगे, सेल्स एट फाइनल स्टेज। अब सेल्स कितना गिने, 17,000 या 18,000, 17,000 या 18,000, सेल्स क्या होना चाहिए, सेल्स होगा 18,000। इसको लिखेंगे अपन लोग कैसे, मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स एट फाइनल स्टेज। सर पर ऐसे क्यों कर रहे हो, अरे मेरे भाई, मेरे लाले, मेरे काके, मेरे चाचे, एक बात समझ, प्रोडक्ट आज नहीं बिका है, ऐसा तो नहीं है ना नहीं बिकने वाला। तो मुझे डिसाइड करना है कि वो सारा जितना भी मेरे पास फाइनल स्टेज में आएगा वो सब कुछ मैं बेच के बैठ पाऊंगा कि नहीं, इज व्हाट आई एम सीइंग। तो क्या मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास टोटल इन्वेंट्री कितना रहेगा, अरे आज बेचा है 17,000 पर बेच तो सकता है ना 18,000। तो इसलिए अपन लोग टोटल लेते हैं वहां पे, ठीक है। तो देख यहां पे है ना, 72 में 18,000 यूनिट्स बेचेंगे, 18,000 इंटू 72, फिर 50 में 10,000 और 54,000 18, 10,000 इंटू 50 और 54,000 इंटू 18, ठीक है। ये 10,000 है, तो सेल्स कितना होएगा, 18,000 इंटू 72, 12,96,000, ये 5,00,000, 54,000 इंटू 18, 9,72,000 less the joint cost less for the processing cost। ज्वाइंट कॉस्ट अपने पास ऑलरेडी है 6,30,000, सेम ही रहेगा। प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पे बेचो या बाद में बेचो, इट विल बी द सेम। सो 6,30,000, 2,80,000, 3,78,000। फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना आएगा, फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,80,000, 1,50,000 और 1,08,000। तो 12,96,000 माइनस 6,30,000 माइनस 1,80,000, तो 4,86,000 हो गया भाई साहब प्रॉफिट। 12,96,000 माइनस 6,30,000 माइनस 1,80,000, फिर 5,00,000 माइनस 280 माइनस 150, ये तो 70,000 ही हो गया, और 9,72,000 माइनस 3,78,000 माइनस 1,08,000, 4,86,000। तो देख, ए को फर्दर प्रोसेस करो, बी को मत करो और एक्स को भी करो, बस हो गया क्वेश्चन। देख वापस से बता रहा हूं, पहली बात, ज्वाइंट कॉस्ट एक बार कैलकुलेट हो गया, हो गया। अब तुम प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ में बेचो, फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचो, किधर भी बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, जब भी अपन लोग डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग देखेंगे
तब मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स लेंगे। जब भी अपन जीसी एलोकेशन भी आगे करेंगे तब भी मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स। एक्चुअल सेल्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ढूंढने में लेंगे और कभी भी नहीं लेंगे। हो गया। आज अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ जी सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9। वेरी वेरी सिंपल एंड गुड क्वेश्चन। आजा देख ले क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो यहां पे देख क्या बोला हुआ है। A company produces two joint products, X and Y, from the same basic materials. The processing is completed in three departments. Materials are mixed in department 1, and at the end of this process, X and Y get separated. भैया ये वाला वो प्रोसेस है जहां पे तुम्हारा मटेरियल जो है सेपरेट आइडेंटिटी गेन कर रहा है। तो डिपार्टमेंट 1 का जितना भी कॉस्ट होगा वो होगा जॉइंट कॉस्ट। आफ्टर सेपरेशन एक्स इज कंप्लीटेड इन डिपार्टमेंट 2, वाई इज फिनिश्ड इन डिपार्टमेंट 3। तो डिपार्टमेंट 2 और 3 के हो जाएंगे फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट। और बोला ड्यूरिंग अ पीरियड 2 lakh kgs of raw material were processed in department 1 at a total cost of 8,75,000। ये 8,75,000 क्या हो जाएगा? जॉइंट कॉस्ट। एंड the resultant 60% becomes X, 30% becomes Y, and 10% is normally lost in processing। ठीक है। In department 2, 1/6 of the quantity received from department 1 is loss। तो यहां पे लॉस होने वाला है। X is for the processing department 2 at a cost of 1,80,000। This will become its further processing cost or FPC। और आगे क्या बोला हुआ है? इन डिपार्टमेंट 3, फॉर द न्यू मटीरियल्स आर एडेड टू द मटीरियल रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 एंड द वेट मिक्सचर इज डबल्ड। तो यहां पे ना क्वांटिटी डबल हो गया है। देयर इज नो क्वांटिटी लॉस इन द डिपार्टमेंट एंड फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 1,50,000। ये एफपीसी। और बोला क्या है? द डिटेल्स ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो अपने पास कितना क्वांटिटी बेचा है और क्या रेट में बेचा है वो दे दिया है। देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक्स। इफ दीज प्रोडक्ट्स वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ, द सेलिंग प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई विल बी 8 and 4 per kg रिस्पेक्टिवली। स्प्लिट ऑफ पे नहीं बेचा है, बट अगर बेचते तो अगर है ना इतने पे बिक जाता। ठीक है। और बहुत सारा रिक्वायर्ड है। पहले है ना ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग कैसे बनेगी सर जी? अपन ने रॉ मटेरियल डाला है 2 लाख किलो। उसमें से लॉस कितना हो गया? लॉस इज 10%, मतलब 20,000 किलो। मतलब आउटपुट कितना हो गया? 1,80,000 kgs। अब इसका दो प्रोडक्ट बनाए एक्स और वाई, और वो आया है 60% और 30%। अब अगर तुम 1,80,000 का 60% करते हो तो ये 1,08,000 होगा और 30% 54,000। मुझे एक बात बता, 1,08,000 प्लस 54,000 तो 1,62,000 ही हो रहा है। बचा हुआ क्या है? तुमने 2 लाख किलो इनपुट किया, बोला 20,000 किलो गया, वेस्ट हो गया, तो बचा हुआ 1,80,000 भी तो दिखना चाहिए था ना। वो भी तो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सर जी यहाँ पे ना थोड़ा सा कहानी में चेंज है। ये 60% और 30%, ये है ना दोनों का दोनों एज ऑफ 2 लाख। तो ये 1,20,000 kgs है, ये 60,000 kgs है, एंड 10% इज लॉस्ट। तो लॉस है यहाँ पे 20,000 kgs। अब अगर देखोगे ना तो बराबर 2 लाख किलो बराबर बैठ रहा है, मैच हो रहा है, सब सही हो रहा है। समझ में आया क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हमेशा अपन लोग पहले लॉस इनपुट
लॉस आउटपुट और आउटपुट का ब्रेकअप दिया होता था, वो 100% होता था, 70-30, 60-40, 80-20. But ये बार loss is a percentage of input. Output is also a percentage of input itself. ध्यान रखना. अच्छा, उसके बाद X got further processed और 1/6 लॉस हो गया. 1/6 लॉस, तो X अपने को कितना मिलेगा? 1 लाख kg. यहां पे Y जो है ये डबल हो गया. 60,000 डाला था, डबल हो गया, मतलब ये यहाँ पे अब 1,20,000 kgs हो गया है. ठीक है, अब अपन लोग है ना चेक कर लेते हैं ज्वाइंट कॉस्ट कितना है. 8,75,000. इधर का फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,80,000. वाई के लिए 1,50,000. बेचा है 90,000 kgs और 1,15,000 kgs, और बेचा है एट 10 and 4. और अगर बेचना होता स्प्लिट ऑफ पे तो एट 8 and 4. तो देख, ज्वाइंट कॉस्ट फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट लिख दिया, स्प्लिट ऑफ पे आफ्टर फॉर द प्रोसेसिंग में कितना क्वांटिटी बेचा और क्या रेट में बेचा वो भी हो गया, और कहां कहां कितना कितना क्वांटिटी आया वो भी हो गया. अब अपना ड्राइंग कंप्लीट है. अब चेक कर लेते हैं अपन लोग यहाँ पे कि अपने पास क्या है, मांगा क्या क्या है. तो सबसे पहले prepare a statement showing the apportionment of joint cost to X and Y in the proportion of sales value at split off. तो सेल्स एट स्प्लिट ऑफ के हिसाब से कर देना है. चलो, अब यहां पे ना सेल्स एट स्प्लिट ऑफ ढूंढ लेते पहले. सेल्स एट स्प्लिट ऑफ 1,20,000 kgs at 8 and 60,000 kgs at 4 for X and Y. तो ये 9,60,000 हो गया और ये 2,40,000 हो गया. और जेसी एलोकेशन 8,75,000, तो 9,60,000 प्लस 2,40,000, 12 लाख. 8,75,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 9,60,000, 6,99,999, 7 लाख. तो ये बचा हुआ 1,75,000 हो गया. ठीक है, सेकेंड पार्ट में देख क्या मांगा है. सेकेंड पार्ट में दे हैव आस्क्ड फॉर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी है, कॉस्ट पर केजी मांगा है, जहां पे ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली. यही है ना, सेम अपन को लास्ट क्वेश्चन में भी पूछा था. देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा. जेसी पर केजी, एफपीसी पर केजी, टोटल कॉस्ट पर केजी. जेसी पर केजी, जेसी है 7 लाख. अब ये डिवाइड बाय हाउ मेनी केजीज होएगा. विल इट बी डिवाइडेड बाय 1,20,000 और 1 लाख और 90,000. 1,20,000 से कर मत देना, तुम्हारे पास उतना आउटपुट ही नहीं है बेचने के लिए. इट्स लाइक दिस, समझ बात को. तुम मार्केट से 10 चॉकलेट लेके आए एट 10 रुपए पर चॉकलेट, तुमने 100 रुपए का खर्चा किया, बट आते आते तुम 2 चॉकलेट है ना खा गए, तो तुम्हारे पास अब कितना चॉकलेट बचा है? 8. वो 8 चॉकलेट में ही तो तुम्हें पूरा 100 रुपए रिकवर करना है ना. तो मतलब अब तुम चॉकलेट कितने में बेचोगे? 12.5 रुपए में. सो नाउ व्हाट डिड यू डू? जो अपने पास क्वांटिटी बचा है बेचने के लिए उससे डिवाइड किया. क्या तुम्हारे पास 1,20,000 केजीज है? नहीं. अगर 1,20,000 केजीज है ही नहीं तो बेचोगे कैसे 1,20,000? समझ रहा है? तो यहां पे ना जो अपने पास फाइनल सेलेबल यूनिट्स होंगे उस यूनिट्स में अपन लोग को यहाँ पे कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा. तो अपने पास फाइनल सेलेबल यूनिट्स है 7 लाख, डिवाइड करेंगे 1 लाख यूनिट से, तो ये 70. और यहाँ पे 1,75,000, सॉरी 7 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, सॉरी 7 रुपए,
डिवाइडेड बाय, अब अपने हाथ में सेलेबल कितना बचा है? क्या 60,000 बचा है? नहीं, अपने पास बचा है 1,20,000। प्लीज ध्यान में रखना, जो सेलेबल है उसमें जॉइंट कॉस्ट डिवाइड होगा, नॉट इवन जो सोल्ड है। 90,000 में भी नहीं, क्योंकि तुमने जो 7 लाख का खर्चा किया उसमें तुम्हारे पास 1 लाख यूनिट है बेचने के लिए, तो इसलिए इतने अमाउंट से होगा। तो 1,75,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये 1.458 है, इसको 1.46 कर दे रहा हूं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये हो गया 1.8, एंड 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो ये हो गया 1.25। तो ये हो गया 8.8 और 1.46 और 2.71। अब देख थर्ड रिक्वायर्ड में क्या मांगा है। थर्ड रिक्वायर्ड में देख क्या मांगा है। दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, प्लीज ध्यान में रखना, प्रॉफिट ढूंढते वक्त, प्रॉफिट ढूंढते वक्त गलती नहीं, प्रॉफिट ढूंढते वक्त सेलिंग प्राइस पर केजी माइनस टोटल कॉस्ट पर केजी, ये हुआ प्रॉफिट पर केजी इनटू केजी सोल्ड। जो बेचा है वो प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं यूनिट्स में जो बेच दिए, तो कितना बेचा है। पहले तो सेलिंग प्राइस पर केजी लिख रहा हूं 10 और 4, टोटल कॉस्ट है 8.8 और 2.7, तो ये हो गया 1.2 और ये 1.3, 1.46 प्लस 2.7 4.1, सॉरी 1.25 प्लस 1.46 2.71 होएगा ना, तो 4 माइनस 2.71 1.29 नहीं रखे, मिस्टेक नहीं चाहिए। इनटू यूनिट सोल्ड कितना है 90,000 एंड 1,15,000, तो ये तो हो जाएगा 1,08,000 एंड 1.25 इंटू 1,15,000 148,350, ये हो गया अपना प्रॉफिट। अब लास्ट काम देख क्या बोला हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, on the basis of profit before and after further processing of X and Y, give your comment, should it be further processed or not। तो अब अपन लोग फाइंड करेंगे डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, उसके लिए है ना X बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और Y बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स माइनस द जॉइंट कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। अब एक मिनट, जॉइंट कॉस्ट कितना है अपना, जॉइंट कॉस्ट है 7 लाख एंड 1,75,000, तो जॉइंट कॉस्ट तो सेम ही लिखना है, 7 लाख एंड 1,75,000, 7 लाख एंड 1,75,000, ए सॉरी 7 लाख ये। अब मेरे पास एक सवाल है, ये वाई जो है ये बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग भी 4 रुपए में बेच रहे थे, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी 4 ही रुपए में बेच रहे हो, शुड यू फर्दर प्रोसेस? हो सकता है क्वांटिटी डबल हो गया बॉस, ये रहा 1,20,000, क्वांटिटी डबल हो गया है, पॉसिबल तो है। हाँ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 180 और 150, ये लिख देते आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में 1,80,000 एंड 1,50,000। अब बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग अगर बेच रहे हो
तो कहां पे बेच रहे हो? स्प्लिट ऑफ पे। स्प्लिट ऑफ पे कितना केजीज है? 1,20,000 और 60,000। बेचोगे 8 और 4 में, तो 1,20,000 इंटू 8 एंड 60,000 इंटू 4, तो ये हो गया 9,60,000 और 2,40,000। और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में तुम कौन सा वाला सेल लोगे? 1,00,000 या 90,000? इट विल बी 1,00,000 मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअल सेल्स नहीं। तो सब जगह मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स लेना है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स कितना है? 1,00,000 इंटू 10, तो 10 लाख बराबर ना? 1,00,000 इंटू 10 और ये 1,20,000 इंटू 4, 1,20,000 इंटू 4, 4,80,000। तो अब बस प्रॉफिट आ गया। ये है 2,60,000 और 880, ये 1,20,000। 240 माइनस 175, ये 65,000 है। और ये कितना है? 480 माइनस 175 माइनस 150, 1,55,000। तो एक्स शुड इट बी फॉर द प्रोसेस? नहीं, बिफोर फॉर द प्रोसेसिंग प्रॉफिट ज्यादा है, तो एक्स डू नॉट फॉर द प्रोसेस। वाई के लिए क्या होएगा? फर्दर प्रोसेसिंग के बाद प्रॉफिट ज्यादा है, तो वाई डू फर्दर प्रोसेस। खत्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ जी सर, आ गया क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब 15 इज अगेन अ बाई प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन। देख इसको कैसे तरीके से करना है। A factory is engaged in the production of chemical Bomex, and in its course of manufacture, a byproduct Chromex is produced, which after further processing has some commercial value. तो Bomex क्या हो गया? अपना मेन प्रोडक्ट। और Chromex क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, द फॉलोइंग आर द समराइज कॉस्ट डेटा। अब मैं यहाँ पे ना देख क्या क्या दिया हुआ है। जॉइंट एक्सपेंसेस है। ये जो जॉइंट एक्सपेंसेस है ना, ये बेसिकली जॉइंट कॉस्ट अपना कितना? 1,80,000 हो रहा है। अपने को कोई मतलब नहीं है जॉइंट कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड क्या है, कितना है, कोई मतलब नहीं है। अपने लिए इस चैप्टर में दो ही कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉइंट कॉस्ट और फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक सेपरेट एक्सपेंसेस दिए हुए। ये क्या होगा? फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना हो रहा है? देख 36,000 इधर और 28,000 इधर। सेलिंग प्राइस दिया है बोमेक्स और क्रोमेक्स का। प्रॉफिट पर यूनिट ऑन सेल ऑफ क्रोमेक्स 5 रुपए उनको चाहिए, और यूनिट से दोनों जगह 2,000। और बोला क्या है? देख आगे, द फैक्ट्री यूजेज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड एनआरवी फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, अपन लोग ने जो मेथड किया है ना, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ही है फॉर बाय प्रोडक्ट्स। ध्यान देना, दो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड है। एक जो एनआरवी जो मेन प्रोडक्ट्स के साथ होता है, जॉइंट प्रोडक्ट्स के साथ, सेल्स एट फाइनल स्टेज माइनस फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट टू गेट एनआरवी, ये बाय प्रोडक्ट्स का एनआरवी मेथड है। प्लीज दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब क्या क्या मांगा है? तो जेसी टू क्रोमेक्स वो बाय प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में मांगा है। तो अब यहाँ पे ना फटाफट से देख लेते हैं। देख, सबसे पहले क्या होगा? क्रोमेक्स का कैलकुलेशन। क्रोमेक्स में पहले ये देखेंगे कि अपन लोग कितना सेल्स कर पा रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट निकालने के बाद कॉस्ट कितना बच रहा है। तो क्रोमेक्स में सेल्स कितना होएगा? 2,000 यूनिट एट 40, तो 80,000 ये। पर उसमें से ज्वाइंट कॉस्ट कितना है? 2,000 यूनिट एट 5, सॉरी ज्वाइंट कॉस्ट क्या, प्रॉफिट कितना है? 2,000 यूनिट्स एट 5 रुपीज। उन्होंने बोला उन्हें 5 रुपए चाहिए, तो वो निकाल दिया। तो क्या बचा? टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में, इस टोटल कॉस्ट में अपन लोग को है ना क्या क्या खर्चे क्रोमेक्स के ऑलरेडी है,
It is only for the processing cost of 28,000. तो therefore joint cost कितना बचा हुआ 42. टोटल joint cost कितना है 1,80,000. उसमें से क्रोमेक्स को कितना दे दिया 42. तो बचा हुआ कौन लेगा बोमेक्स 138. और अब अपन लोग बोमेक्स का प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं. तो बोमेक्स के प्रॉफिट में क्या क्या होने वाला है देख. सेल्स है अपने पास 2000 यूनिट एट 100 2 लाख माइनस द जॉइंट कॉस्ट एंड माइनस द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. आ गया प्रॉफिट. इंडिविजुअल आ गया दोनों को ऐड कर ओवरऑल भी आ गया. खत्म क्वेश्चन. चल आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. हाँ जी सर जो द नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज ध्यान देना क्या बोला हुआ है. ABC company produces a product X that passes through 3 processes R, S and T. 3 processes जाएगा R, S, T. 3 types of raw material J, K, L are used in the ratio of 40, 40, 20. In process R, मतलब पहला process, the output of each process is transferred to the next process. Process loss is 10% of input in each process. तो लॉस भी दिया है. एट द स्टेज ऑफ आउटपुट इन प्रोसेस टी जो लास्ट वाला अपना प्रोसेस है a byproduct Z is emerging and the ratio of main product X to byproduct is 80:20. मेन प्रोडक्ट टू बाई प्रोडक्ट 80:20 का रेशियो है और सेलिंग प्राइस ऑफ X is 60 per kg. कंपनी प्रोड्यूस मार्क कर लो 14,580 kgs ऑफ X. मटेरियल प्राइस में J का बोला है 15 पर kg, K is 9 पर kg एंड L is 7 पर kg. एंड प्रोसेस का कॉस्ट बोला हुआ है RST प्रोसेस में वेरिएबल कॉस्ट पर केजी और फिक्स कॉस्ट कितना दिया है वो दे दिया है. और बोला है द बाई प्रोडक्ट जी कैन नॉट बी प्रोसेस फर्दर एंड कैन बी सोल्ड एट 30 पर केजी एट द स्प्लिट ऑफ स्टेज इटसेल्फ. देयर इज नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्रोसेस लॉसेज एट एनी स्टेज. अब सबसे पहला स्टेटमेंट क्या मांगा देख. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट on the basis of sales, value of product X and by product Y at split off point. तो JC एलोकेशन करना है सेल्स एट स्प्लिट ऑफ के बेसिस पे और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ X एंड बाई प्रोडक्ट Z चाहिए. तो देख यहाँ पे है ना ये बहुत लंबा एक क्रिस क्रॉस कैलकुलेशन है. तो कैसे होगा वो थोड़ा सा समझ. यहाँ पे है ना सबसे पहली चीज The first and foremost thing that you will have to understand कि अपने पास 3 प्रोसेस है. अपने पास प्रोसेस कौन से R, S और T. अपने पास R, S और T ये 3 प्रोसेस है. अपन लोग यहां पे कुछ इनपुट करेंगे और अपने को यहां पे आउटपुट आएगा. प्रोसेस टी में लास्ट प्रोसेस में अपने को आउटपुट कितना आया. 2 प्रोडक्ट्स आए मेन प्रोडक्ट X और बाय प्रोडक्ट Z. ठीक है. अब X कितना आया है. X अपने को मिला है कितना 14,580. अच्छा दिस इज हाउ मच परसेंट. ये 80% है क्योंकि 80:20 का रेशियो है. तो अगर 80% इज 14,580 तो मतलब आउटपुट यहां पे कितना है 18,225. ये है 3645. तो आउटपुट है 18,225. अच्छा इनपुट और आउटपुट का हिसाब क्या है. अगर तुमने 100 इनपुट किया तो 90 आउटपुट. इधर तुमने 100 इनपुट किया तो 90 आउटपुट. इधर तुमने 100 इनपुट किया तो 90 आउटपुट. बराबर. अब अगर 18,225 90 है तो अपन ने इस प्रोसेस में इनपुट कितना किया होगा. सो 18,225 इज 90 तो 100 इज 20,250. ये कहां से आया होगा. ये यहां से आया होगा. और अगर यहां पे 2250 का आउटपुट चाहिए
20,250 का आउटपुट चाहिए, तो इनपुट कितना करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 90%, तो ये हो गया 22,500। अब अगर तुम्हें 22,500 का इनपुट चाहिए तो वो कहां से आएगा, यहां से, और 22,500 अगर यहां पे आउटपुट चाहिए तो इनपुट कितना करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा सर जी 25,000 केजीज, और ये 25,000 केजीज तुम्हें है ना 3 मटेरियल इनपुट करने, JKNL, ठीक है। अब तुम्हारा जेसी एलोकेशन के लिए सबसे पहले तो तुम्हें जेसी चाहिए ना, इधर तो जेसी ही ढूंढना बड़ा काम है, बाकी तो सब सिंपल है। तो देख जेसी ढूंढने के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने ये ढूंढा कि इनपुट कितना किया है, उसके हिसाब से जेसी कैलकुलेट होएगा। तो अब देख जेसी में अपने पास क्या क्या आएगा, सबसे पहले है ना 25,000 का 40 40 और 20 के रेशियो में जे, के और एल होएगा। 40 कितना हो जाएगा 10,000, 40 वापस से 10,000, 20 इज 5,000। अब ये मटेरियल अपन कितने में लेके आए, मटेरियल लाए हैं 15, ये लाए हैं 9 और ये लाए हैं 7 में। सो 1,50,000, 90,000 और 35,000। तो मटेरियल का खर्चा अपना कितना हो गया, 2,40,000, 2,75,000। ये तो अपना एक खर्चा हो गया सिर्फ मटेरियल का। उसके बाद इतना प्रोसेस भी तो किया, उसका भी तो कॉस्ट है। तो प्रोसेस आर में अपने को कॉस्ट कितना लगेगा, प्रोसेस आर में वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है 5 पर केजी, और फिक्स कॉस्ट बोला है 42,000। तो 5 पर केजी आर में कितना इनपुट हुआ है, आर जो पहला प्रोसेस है उसमें 25,000 किलो इनपुट हुआ है, तो 5 रुपए पर किलो इंटू 25,000 किलो प्लस 42,000, ठीक है। एस में कितना हुआ है, एस में इनपुट किया है 22,500, तो 22,500 के हिसाब से अपने को 4.5 पर केजी लगेगा इंटू 22,500 प्लस 5,000, और लास्ट में टी में है ना अपने को प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है वेरिएबल 3.4 पर केजी, पर टी में इनपुट कितना हुआ है, टी में इनपुट हुआ है 20,250, तो इसी के ऊपर लगेगा 20,250 प्लस 4,800। तो अब है ना 1 मिनट कर लेते हैं, 5 इंटू 25,000 प्लस 42,000 एम प्लस 4.5 इंटू 22,500 प्लस 5,000 एम प्लस एंड 3.4 इंटू 20,250 प्लस 4,800 एम प्लस रिकवर, ये दिखा रहा है 3,46,900। तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना हो गया 2,75,000 ज्वाइंट कॉस्ट का मटेरियल और 3,46,900 ये हो गया अपना प्रोसेसिंग का कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट है बहुत 6,21,900 जितना 6,21,900 ये होगा अपना टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। अपन को लास्ट प्रोसेस का आउटपुट दिया था तो उसमें इनपुट कितना, ये इनपुट आया पहले प्रोसेस से, तो वो अगर उसका आउटपुट है तो इनपुट कितना, ऐसा बैक कैलकुलेट करते करते फर्स्ट प्रोसेस में इनपुट कितना किया है वो मिला, जिससे अपन लोग ने तीनों रॉ मटेरियल में स्प्लिट किया, उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट। हर प्रोसेस में जो इनपुट हुआ है इनटू द वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट वो प्रोसेसिंग कॉस्ट, दोनों को ऐड किया, अब आया है अपने को टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। अब कहानी सिंपल है, अब है ना जेसी एलोकेशन के लिए उन्होंने बोला है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, तो मेन प्रोडक्ट एक्स है और बाय प्रोडक्ट जी है। यूजुअली बाय प्रोडक्ट्स के लिए अपन लोग ये नहीं करते, हाँ ये नहीं करते, बट क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि यही करो तो करो, बहुत सिंपल। तो यहां पे है ना 14,580 का सेल्स है एट 60 पर केजी,
और बाई प्रोडक्ट 3645 at 30 per kg. 14,580 into 60 per kg, तो ये हो रहा है 874,800 और 3645 इंटू 30 पर kg 1,09,350. ठीक है. अब एक तरीके से अगर ऐसे देखने जाए ना तो इसको बाई प्रोडक्ट बुला भी नहीं सकते. 60 रुपए का तुम्हारा मेन प्रोडक्ट बिक रहा है, बाई प्रोडक्ट भी तो 50% वैल्यू का तो है ही है ना. तो अगर 60 रुपीज इज गुड वैल्यू तो 50% ऑफ दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड गुड वैल्यू. बट अभी ठीक है, होता रहता है इनसे. जेसी एलोकेशन करते आजा. 621,900 JC allocation in the ratio of 874,800 and 109,350. तो प्लस 874,800, तो ये हो रहा है टोटल 9,57,150. So 629,100 divided by 957,150 into 874,800, ये आ रहा है 5,68,393.79 है. 394 कर देता हूँ और 109,350, तो ये हो रहा है 71,049. ये रॉन्ग हो रहा है. 568,394 प्लस 71,049 639,443. एक मिनट, ये रॉन्ग हो गया. 874,800 प्लस 109,350 984. अरे टोटलिंग एरर, माय बैड. 984,150 है, तो 629,100 डिवाइडेड बाय 984,150 इंटू 874,800. 5,59,200 199.99 है. और 109,375 के हिसाब से इट बी 559. बस अभी समझ में आ रहा है, मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा. वन पंक्चर हो रहा हूं मैं. 69,900. एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं भाई. 559,200 प्लस 69,900 629,100. 620. वापस से मिस्टेक हो गया, सॉरी, बेयर विद मी. 621,900 है, सॉरी. 984,150 डिवाइडेड बाय 621,900 इंटू 874,800. यार पता नहीं, एक सेकेंड रुक जा. पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा है मैं मिस्टेक किधर कर रहा हूँ. 621,900 डिवाइडेड बाय 984,150 इंटू 874,800. 5,52,800 और 109,350. तो 69,099.9999 है, तो 69,100 कर रहा हूँ. हे भगवान. 552,800 प्लस 69,100. हर्ष, कैलकुलेटर है ना कभी कभार बहुत टंग ट्विस्टर दे देता है. अच्छा, उन्होंने अपने से जेसी एलोकेशन मांगा था, वो तो अपन ने दे दिया. उन्होंने प्रॉफिट भी मांगा है, इधर ये ना जेसी एलोकेशन है ही है अपने पास, और ये सेल्स एट स्प्लिट ऑफ है ही है. माइनस कर दे, इधर ही प्रॉफिट लिख डाल. सो 874,800 माइनस 552,800, तो 3,22,000 ये हो गया. और 109,350 माइनस 69,100 40,250 इधर हो गया. एंड दैट्स ऑल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. हाँ जी सर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. 19 क्वेश्चन में देख क्या बोला हुआ है. जेपी लिमिटेड uses joint production process that processes 3 products at the split off point. Joint production cost during the month of July 2022
वर्थ 33,60,000। ये क्या हो गया सर? ये हो गया अपना जेसी। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इज एज फॉलोज। तो यहां पे एक अलाइनमेंट इशू हो गया, ये है ए बी और सी। यूनिट्स दे दिया है, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ दिया है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दिया है, और कॉस्ट टू प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट ऑफ भी दे दिया है। मतलब ये क्या हो गया? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और बोला अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। प्रोडक्ट सी इज अ बाई प्रोडक्ट, ये अपना बाई प्रोडक्ट हो गया, and the company accounts for the byproduct at net realizable value as a reduction from joint cost। इसका मतलब क्या है? जो तुम अभी तक करते आ रहे हो बाई प्रोडक्ट के लिए वही है, उसका जो नेट रियलाइज अमाउंट है वो अपन लोग जॉइंट कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। तो बस वही बोला है, नया कुछ नहीं है। ठीक है। फर्दर बी एंड सी मस्ट बी प्रोसेस फर्दर बिफोर दे कैन बी सोल्ड आउट। तो बी और सी ये दोनों फर्दर प्रोसेस हो रहे। फाइंड आउट द जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए इन द मंथ ऑफ जुलाई इफ द जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन इज बेस्ड ऑन एनआरवी। तो एनआरवी के बेसिस पे जेसी एलोकेशन करना है। बट सबसे पहले बाय प्रोडक्ट का होगा, क्या करेंगे? बाय प्रोडक्ट का नेट रियलाइज्ड अमाउंट कितना होगा वो देख लेते। तो सी में सेल्स एट फाइनल स्टेज कितना होएगा? सर फाइनल स्टेज क्यों ले रहे हो? अरे क्योंकि बोला है डोबा कि क्वेश्चन में कि है ना बी एंड सी मस्ट बी फॉर द प्रोसेस, तो सी को फॉर द प्रोसेस होना ही है। तो सी कितना है? फॉर द प्रोसेस 9,000 यूनिट एट 100, 9 लाख माइनस द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 6 लाख। तो एनआरवी इज 3 लाख। अब ये जो एनआरवी है ना, इस एनआरवी के बेसिस पे, इस एनआरवी के बेसिस पे अपना जेसी का एलोकेशन होगा। पर ये जो एनआरवी है ये किसका है? सी का। अपन लोग को सी का जो एनआरवी है ना उसके जॉइंट कॉस्ट कम करना है। जॉइंट कॉस्ट कितना है? 33,60,000। उसमें से सी का माइनस कर देंगे 3 लाख। तो नेट जॉइंट कॉस्ट कितना बचा? जॉइंट कॉस्ट जो बचा है वो है 30,60,000। अब इतना जॉइंट कॉस्ट जो है ना वो अपन लोग ए और बी में डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। तो सेल्स एट फाइनल स्टेज, ए का फाइनल स्टेज में 3,000 यूनिट बेचेंगे एट 300, 9 लाख। और बी का 6,000 यूनिट बेचेंगे एट 350। तो 6,000 इंटू 350 21 लाख। और सॉरी माइनस द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? दोनों में 6-6 लाख। तो एनआरवी कितना हो गया? 3 लाख और 15 लाख। अब क्वेश्चन की बेवकूफी देख, क्वेश्चन की बेवकूफी देख। जेसी दिया है अपने को 30,60,000 का और अपने पास एनआरवी है 18 लाख। साला ये कंपनी लॉस मेकिंग में ही है, इनको प्रॉफिट आ ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा जितना नेट पैसा बचा है तुम्हारा कॉस्ट से उससे ज्यादा है। तो अगर कॉस्ट ज्यादा है तो मतलब ऑब्वियसली है ना तुम्हारा यहाँ पे लॉस है। बट अपने को क्या? जेसी 30,60,000 इतना डिवाइड करना है 18 लाख में इंटू 3 लाख। तो 5,10,000 और 15 लाख के लिए 25,50,000 है। सोल्यूशन रॉन्ग, मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग है, बट यही सोल्यूशन है। कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए बैठे चुपचाप और ले रहे। आओ अगला क्वेश्चन। हाँ जी सर, आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर।
देख क्या बोला हुआ इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देके सुनना। क्या बोला है देख, थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई जी along with a byproduct B are obtained again in a crude state which requires further processing at a cost of 5 for X, 4 for Y, 2.5 for Z before per unit of sale. The byproduct is however saleable as such to a nearby factory. A by the way ये क्या हो गया अपना 5 4 and 2.5, this becomes the further processing cost. The byproduct is however saleable as such to a nearby factory. The selling prices for the three main products and byproducts, assuming they should yield a net margin of 25% on cost. 25% on cost, yeah. 25% on cost is one fourth on cost. One fourth on cost is one fifth on sales. One fifth on sales is 20% on sales. ठीक है, ये ध्यान में रखना है, आगे अपन लोग इसको यूज करेंगे शायद। तो सेलिंग प्राइसेस दे दी है 13.75, 8.75, 7.5 एंड 1 रुपी फॉर ऑल द रिस्पेक्टिवली फॉर ऑल पर यूनिट क्वांटिटी सोल्ड, सबके लिए इतना दे दिया है। During a year, the joint input cost, including the material cost, was 90,800 in and the respective outputs. ये अपना joint cost हो गया और आउटपुट दे दिया एक्स वाई जी और बी 8,000, 6,000, 4,000 और 1,000। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, बाय प्रोडक्ट शुड बी क्रेडिटेड to the joint cost and only the net joint costs are allocated to the main product. ये तो अपन लोग ऐसे भी वही करते ना, वही करते। और बोला कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड द मार्जिन अवेलेबल एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो दो चीजें बोली है, अब यहाँ पे समझ ले कैसे होगा। सबसे पहले तो है ना देख, अपने को बाई प्रोडक्ट का है ना कितना नेट बच रहा है वो काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि बाई प्रोडक्ट को अपन का जितना भी नेट बचेगा अमाउंट उतने से अपन लोग जॉइंट कॉस्ट कम कर देंगे। तो यहाँ पे है ना सबसे पहला काम जॉइंट कॉस्ट का क्या करना पड़ेगा, अपने पास जो बाई प्रोडक्ट है, अपने पास जो बाई प्रोडक्ट है बी, उसमें अपने को सेल्स कितना मिलेगा, सेल्स है 1000 यूनिट्स at 1 per unit, एक सेकेंड, 1000 यूनिट्स एट 1 पर यूनिट 1,000 रुपए, इसमें से प्रॉफिट माइनस कर लो। अपन को प्रॉफिट के लिए क्या बोला था, 25% ऑन कॉस्ट, so that is 1/4 on cost and 1/5 on sale. 1/5 on sale is 20% on sales. 20% on sales. तो 100,000 का 20% 200, तो अपने पास नेट अमाउंट कितना बच गया 800। ये जाएगा जॉइंट कॉस्ट को रिकवर करने में। तो देख टोटल जॉइंट कॉस्ट है कितना, टोटल जॉइंट कॉस्ट 90,800 लेस द नेट अमाउंट फ्रॉम बाय प्रोडक्ट 800। तो अपने लिए नेट जॉइंट कॉस्ट कितना हो गया 90,000। 90,000 रुपीज इज द नेट अमाउंट। अब इस नेट अमाउंट के साथ अपने को जॉइंट कॉस्ट इसके साथ काम करना है, तीनों प्रोडक्ट्स के साथ एक्स वाई जी के साथ। अपन लोग को बोला दे वांट 25% ऑन कॉस्ट और 20% ऑन सेल्स। तो देख सबसे पहले तो है ना एक्स वाई और जी, अपने को सेल्स कितना मिलेगा, सेल्स कितना मिलेगा 8,000 यूनिट बेच रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस है 13.75, वाई बेच रहे हैं 6,000 यूनिट एट 7 पॉइंट नहीं सॉरी 8.75, 4,000 यूनिट एट 7.5, ये सेल्स हो गया। सेल्स कितना हो रहा है 8,000 इंटू 13.75, 1,10,000, 6,000 इंटू 8.75,
52,500, 4,000 into 7.5, 30,000. अब इस सेल्स में से है ना, इस सेल्स में से अपन लोग है ना प्रॉफिट माइनस कर देते हैं. प्रॉफिट तो सब में सेम ही बोला है. 1/4 ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट विच इज 1/5 ऑन सेल. तो 20% ऑन सेल्स. तो 1,10,000 का 20% 22,000. 52,500 का 20% 10,500. 30,000 का 20% 6,000. तो अपने को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. टोटल कॉस्ट 1,10,000 माइनस 22,000, 88,000. 52,500 माइनस 10,500, 42,000. and 30,000 minus 6,000, 24,000. Once you have the total cost, एक बार अगर टोटल कॉस्ट आ गया तो अब क्या, बस जेसी और एफपीसी. पहले एफपीसी लिख देते क्योंकि पता है एफपीसी कितना है. एफपीसी एंड जेसी, एफपीसी एंड जेसी. ठीक है. अब फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना अपने को कितना दिया हुआ है, 5 फॉर एक्स, 4 फॉर वाई, 2.5 फॉर जी. तो 5 इंटू 8,000 यूनिट्स, 40,000. तो मतलब जेसी कितना होएगा, 48,000. वाई का एफपीसी कितना है, 4. तो 4 इंटू 6,000, 24,000. तो मतलब 42 माइनस 24, 18,000 हो जाएगा जेसी. और जी में 2.5 इंटू 4,000, तो 10,000 ये हो गया. और जेसी कितना हो जाएगा फिर, 14,000. अब मजा देख, तीनों जेसी ऐड करो, कितना आ रहा है तीनों जेसी, 48,000 प्लस 18,000 प्लस 14,000. अरे तीनों जेसी मिला के 80,000 ही हुआ. अपना तो जेसी 90,000 है. तो अब मिस्टेक हो गया क्या अपने से, नहीं मिस्टेक है ना, नहीं हुआ है. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन की इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द क्वेश्चन. पूरा क्वेश्चन शांत रहा ताकि तुम ये रियलाइज कर सको कि यहां पे इन्होंने क्या मांगा है, मार्जिन अवेलेबल एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट. अगर मार्जिन दिया था तो मांगा क्यों, मार्जिन दिया था तो मांगा क्यों, क्योंकि उन्हें पता था इतना मार्जिन सस्टेन नहीं होने वाला है. यू डू नॉट हैव मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल्स. मार्जिन उससे कम है, मार्जिन उससे कम है. और वो क्योंकि मार्जिन कम है, अपने को अब रिवाइज मार्जिन के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा. अपने को नंबर्स रिवाइज करने पड़ेंगे. कैसे, वो समझ. अपने पास एक्स वाई जी है, अपन जेसी एलोकेशन करेंगे वापस से 90,000 का जेसी इन द रेशियो ऑफ 48:18:14. इसी रेशियो में अपन अपना जेसी वापस रिकैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अपना जेसी एलोकेशन तो 80,000 ही आया है और अपने को जेसी तो 90,000 है. तो कैसे करेंगे, यहां पे वी विल रिकैलकुलेट इट. कैसे, 90, एक मिनट, 48 प्लस 18 प्लस 14, 80 है. तो 90,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू इंटू 48. तो ये हो रहा है 54,000. फिर 18 कितना होएगा, 20,250. और 14, 15,750. ठीक है. तो ये तो हो गया अपना जेसी एलोकेशन. अब विद दिस जेसी एलोकेशन अपन लोग को है ना वापस से क्या क्या फाइंड करने को बोला है, देख. जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच एंड मार्जिन. तो अब जेसी प्लस एफपीसी, जेसी प्लस एफपीसी, एफपीसी कितना है, 40,000, 24,000, 10,000. जेसी प्लस एफपीसी will be your total cost, 94,000,
44,250, 25,750। सेल्स अपन लोग ने ऑलरेडी ढूंढा था पहले ही, 1,10,000, 52,500 और 30,000। तो अब अपने को प्रॉफिट आएगा, ये रियल प्रॉफिट है। दिस विल बी योर रियल प्रॉफिट विच इज 1,10,000 माइनस 94,000। इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट 16,000 है। इट इज नॉट 22,000। इतना बेर नहीं कर सकते, नहीं तो अपना जेसी नहीं पूरा एलोकेट हो रहा है भाई। तो 16,000 यहां पे गया, 44,250 माइनस 52,500, 8,250, 25,750 माइनस 30,000, 4,250। ये तो हो गया प्रॉफिट। इन्होंने देख मांगा क्या क्या है, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट एंड मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इनटू 100 भी ढूंढ लेते हैं। तो 16,000 अपॉन प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट 94,000 इंटू 100। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 94,000 इंटू 100, 17.02%। 8,250 profit as a percentage of cost, 44,250 into 100, 8,250 divided by 44,250, 18.64%, and 4,250 upon 25,750 into 100, 4,250 divided by 25,750 into 100, ये आ रहा है 16.5%। इतना ही प्रॉफिट अवेलेबल है एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। और एक बात पूछा था उन्होंने, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट, तो ये ढूंढ लेते हैं। जेसी पर यूनिट, इधर जेसी है 54,000, यूनिट से 8,000। सेकेंड वाले में 2250, यूनिट से 6,000। और थर्ड में 15,750, यूनिट से 4,000। तो ये 6.75 हो गया। 2250 डिवाइडेड बाय 6,000, 3.375। 15,750 डिवाइडेड बाय 4,000, 3.9375। Done. And with this, we complete the chapter. Thank you so much. I will see you in the next chapter very soon. Hopefully, जिसमें मेरा गला भी ठीक हो चुका होगा। चलो मिलते हैं जल्दी।